हेलो फ्यूचर डॉक्टर, मैं मोहम्मद शमशाद आपका बायोलॉजी मेंटर स्वागत करते हैं आईसीआई एकेडमी में। इस आईसीआई एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे आप लोग को नियमित एक बेहतर क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा। और आज हम आपके साथ उपस्थित हैं, आज हम एक 11th क्लास के लिए उपस्थित हैं लेक्चर 1 के साथ, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। जंतुओं में जंतुओं की शारीरिक संगठन। इसको हम लोग इंडिया के टॉप ब्रांड का यदि हम लोग पैकेज देखते हैं तो इसी को कहा जाता है एनिमल टिश्यू। एक हम लोग देखते हैं टिश्यू है क्या, तो एक छोटे से बच्चे से पूछा जाए कि टिश्यू क्या होता है, हिंदी में कहते हैं उत्तक। उत्तक से क्या समझते हो, तो वो बोलता क्या है कि द ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। तो हम लोग एक देखते हैं ये ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू है क्या, तो हम लोग बोलेंगे ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं, टिश्यू। एक्चुअली में यदि हम लोग इवोल्यूशनरी सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले सेल्स बना होगा, और सेल्स, बहुत सारे सेल्स जब आपस में ग्रुप बनाए होंगे, इंटरेक्ट किए होंगे, तो बहुत सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू का फॉर्मेशन किया होगा। सिमिलरली जब बहुत सारे टिश्यू ग्रुप बनाएंगे तो एक बहुत सारे टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गेन का निर्माण करेगा। ये मान लेते हैं एक ऑर्गेन हम लोग का स्टोमक बना, स्टोमक ऑर्गेन। सिमिलरली जब बहुत सारे ऑर्गेन ग्रुप बनाएंगे तो एक ऑर्गेन सिस्टम का डेवलपमेंट होगा। जैसे ये हो गया स्टोमक, इस स्टोमक से इधर जुड़ गया, ग्रुप बनाया स्मॉल इंटेस्टाइन, इस स्मॉल इंटेस्टाइन से इधर ग्रुप बनाया, अटैच हुआ इसमें पैनक्रिएज, इसी में एक अटैच हो गया हम लोग का लीवर। तो देखते हैं ऐसे करते करते एक ऑर्गेन सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, और बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम मिलकर के एक टोटल ऑर्गेनिज्म का निर्माण किया। तो हम लोग इस चैप्टर में ये देखते हैं, इस पे फोकस करना है हम लोग को कि कोशिका के समूह को द ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहता है टिश्यू का डिफिनीशन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी कहता है इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही टिश्यू मिलेगा। यदि कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें टिश्यू नहीं मिलेगा। इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म the group of similar cells along with intercellular substances performing a specific functions is called tissue। चलो देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहता है और इसको हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। एनसीईआरटी कहता क्या है, इन अ मल्टीसेलुलर एनिमल्स a group of similar cells along with intercellular substance performing a specific functions such an organization is called tissue। एनसीईआरटी कहता है कोशिका का समूह साथ में इंटरसेलुलर सब्सटेंस हो और ये दोनों मिल करके एक समान प्रकार के कार्य करेंगे तो उसे हम लोग उत्तक कहेंगे। चलो इस बात को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, देखते हैं ये एनसीईआरटी को डिकोड करते हैं। ये जो डिफिनीशन है एनसीईआरटी का, इसको हम लोग डिकोड करने का प्रयास करते हैं। देखो ये मान लेते हैं हम लोग, ये एक टिश्यू है, ये एक टिश्यू है जिसमें ये बहुत सारे सिमिलर सेल्स के ग्रुप हैं, इसमें बहुत सारे सिमिलर सेल्स के ग्रुप हैं। ये एक सेल है, सेल के बीच में यदि सेल यूकैरियोटिक हो तो इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। ये एक सेल है, ये एक दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। ऐसे ही ये सेल के ग्रुप को हम लोग बोले टिश्यू, लेकिन अभी इसको टिश्यू बोलना ठीक बात नहीं है। टिश्यू कब बोलेंगे, जब ये टिश्यू है सेल का ग्रुप, तो इस सेल के अंदर में कुछ फ्लूइड होगा जिसको हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म। और ये दो सेल के बीच, बच्चे ध्यान देंगे, दो सेल के बीच जो स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। और ये जो स्पेस है इंटरसेलुलर स्पेस, इट इज फिल्ड बाय
इसमें भरा होता है, इट इज फिल्ड बाय इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इट इज फिल्ड बाय इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इंटरसेलुलर सब्सटेंस। एनसीईआरटी कहता है ये सेल और ये इंटरसेलुलर सब्सटेंस यदि दोनों मिलकर कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा तो ही हम लोग इसको टिश्यू कहेंगे। स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा तब कहेंगे इसको हम लोग कॉल्ड टिश्यू। तो हम लोग चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसमें कहता क्या है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ये सिमिलर किस किस बेसिस पे हो ये हम लोग देखते हैं, किस किस बेसिस पे सिमिलर होगा तो उसको हम लोग टिश्यू कहेंगे। तो हम लोग एक जनरल आइडिया डेवलप करते हैं, सिमिलर किस किस बेसिस पे हो। द ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड ओरिजिन। कोई भी सेल, सबसे पहला कंडीशन है कि ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे सिमिलर होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है ये फंक्शन के बेसिस पे सिमिलर होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन है ये कि इसका ओरिजिन सेम होना चाहिए, इसका ओरिजिन सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चरली सेम हो, फंक्शनली सेम हो, सेम काम करे, और इसका ओरिजिन सेम हो, मतलब ये तीनों के तीनों एक ही जगह से ओरिजिनेट हो। ये हम लोग को समझ में आता है अभी कि ये स्ट्रक्चर है, फंक्शंस, ये दोनों समझ में आता है कि कैसे बना होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर, क्या काम कर रहा होगा उसको कहेंगे फंक्शंस। ये ओरिजिन अभी 11th के बच्चे को थोड़ा कम समझ में आता है, अभी अभी हम लोग देखते हैं ओरिजिन को समझेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात करें तो एनिमल वर्ल्ड में हम लोग जब हायर क्लास में जाएंगे, अच्छे अच्छे बुक पढ़ेंगे तो वहां देखा जाएगा कि एनिमल वर्ल्ड में मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू है, थाउजेंड्स ऑफ टिश्यू है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास 11th, एनिमल जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल है ये सब के सब मेनली 4 टाइप के टिश्यू से बने होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। तो चलो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है टिश्यू का, ये भी किया गया है फंक्शन एंड लोकेशन के बेसिस पे। लिखा है बेस्ड ऑन फंक्शन एंड लोकेशंस ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैव बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। 4 टाइप है। फर्स्ट टाइप है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं उपकला उत्तक। दूसरा सेकेंड टाइप है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड टाइप है मस्क्यूलर टिश्यू, और लास्ट टाइप है न्यूरल टिश्यू, या इसको कहीं कहीं नर्वस टिश्यू भी लिखा जाएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ये जो 4 टाइप का टिश्यू है इसका फंक्शन, ये फंक्शन क्या करता है और इसका ओरिजिन क्या है। क्योंकि अभी हम लोग डेफिनेशन में देखे हैं कि ऐसा सेल का ग्रुप हो जो सेम काम करे, स्ट्रक्चर सेम हो और ओरिजिन भी सेम हो, तभी उसको हम लोग टिश्यू कहेंगे। तो देखते हैं इन तीनों टिश्यू के बारे में डिटेल से। ये जो टिश्यू है अभी जस्ट हम लोग लिखे हैं, फर्स्ट टाइप का टिश्यू है हम लोग का, टिश्यू 4 टाइप का है, 1 2 3 4। ये जो फर्स्ट टाइप का टिश्यू है इसको हम लोग बोले एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड को बोले कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्क्यूलर टिश्यू, और फोर्थ है न्यूरल टिश्यू। यदि इसकी ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन के लिए हम लोग के बॉडी में, ओरिजिन का कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, 12th क्लास का टॉपिक है। अभी फिर भी आप लोग समझने का प्रयास करें, आप लोग 10th पास आउट बच्चे हैं। जब आप लोग पढ़े होंगे फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म और ओवम की मैटिंग से, फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये जाइगोट में एक स्पेशल सेल डिवीजन क्लीवेज होगा जिससे मोरुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, और ये ब्लास्टुला जा करके यूट्रस के वॉल से चिपक जाएगा, जिसको बोलेंगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हो गया तो समझेंगे कंसीव हो, बेबी जो है कंसीव हो गया, प्रेगनेंसी हो गया। ये प्रेगनेंसी के बाद वो जो ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला में फिर से सेल डिफरेंशिएशन होगा और एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे जर्म लेयर। वही जो जर्म लेयर है, जर्म लेयर ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू और ऑर्गन। मतलब हम लोग को समझ में आया कि ऑरिजिन के लिए हम लोग की बॉडी में जर्म लेयर है,
अभी हम लोग के लिए याद रखना है कि जर्म लेयर के बेसिस पे जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो पेज नंबर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 47 पेज नंबर 47 पे मेंशन किया है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जर्म लेयर एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। जिस एनिमल में 2 जर्म लेयर होंगे उसको हम लोग कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, जिसमें 3 जर्म लेयर होंगे उसको कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक केवल सिलेंट्रेट में मिलता है, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो ये प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर के कॉर्डेट तीनों में जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब 3 जर्म लेयर है। हम लोग यदि ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन कॉर्डेट के अंदर में आता है, वर्टिब्रेट्स है, तो ह्यूमन में भी 3 जर्म लेयर होंगे। चलो हम लोग समझते हैं ये जो जर्म लेयर है, ओरिजिन की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन ये तीनों जर्म लेयर से है, तो ऑल 3 जर्म लेयर। कनेक्टिव की बात करें तो ये केवल मिडिल जर्म लेयर मीजोडर्म से ही ओरिजिनेट होगा। सिमिलरली मस्कुलर टिश्यू भी मीजोडर्म से ओरिजिनेट होगा, जबकि न्यूरल टिश्यू ये ओरिजिनेट होगा एक्टोडर्म से। तो हम लोग को अभी समझ पा रहे होंगे कि ये आप लोग के लिए नई बात होगी। जर्म लेयर है क्या? 3 जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। जर्म लेयर 3 है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। याद रखना है एपिथेलियल टिश्यू इज ओरिजिनेट फ्रॉम ऑल 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू बोथ आर originate from mesoderm, while neural tissue is arises from ectoderm। इसकी यदि हम लोग फंक्शन की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन देना। प्रोटेक्शन के साथ साथ ये हेल्पफुल होगा। सेकेंडरी फंक्शन इसका है कहीं पे सिक्रेशन में सिक्रेटरी रोल होगा, एब्जॉर्प्शन में इसका रोल होगा, एटसेट्रा। यदि हम लोग कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो नाम में ही लगा हुआ है कनेक्टिव, ये एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करेगा, ये कनेक्शन का काम करेगा। लिंकिंग प्रॉपर्टी है इसके पास, बाइंडिंग प्रॉपर्टी है इसके पास, लिंकिंग एंड बाइंडिंग। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें मीजोडर्म की बात करें तो मस्कुलर टिश्यू, तो मस्कुलर टिश्यू का ऑरिजिन है मीजोडर्म, और ये जो हम लोग का मसल्स है, ये मसल्स बना होता है मस्कुलर टिश्यू का, और ये मसल्स का काम क्या है? तो हम लोग चल पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है मस्कुलर टिश्यू। तो इसका मेन फंक्शन हो गया लोकोमोशन एंड मूवमेंट। जबकि हम लोग न्यूरल टिश्यू की बात करें तो न्यूरल टिश्यू का ऑरिजिन है एक्टोडर्म, और इसके फंक्शन की बात करें तो आप लोग मान लेते हैं आप अपने घर में बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते हुआ क्या कि आप एक मच्छर आया और आपके पैर में काट लिया। तो ये जो मच्छर पैर में काटा, इसकी सूचना जाएगी मस्तिष्क में, तो ये सूचना को ले कौन जाएगा? तो याद रखेंगे ले जाएगा न्यूरल टिश्यू, न्यूरॉन्स बोलने जाएंगे न्यूरॉन्स। तो हम लोग को समझ में आता है ये जो न्यूरल टिश्यू है इसका काम है मैसेज करना, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना। ये हम लोग की बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलो अभी आप लोग को ऑरिजिन समझ में नहीं आया होगा, हम लोग प्रयास करते हैं ऑरिजिन समझने का। ये इस चैप्टर का कोर टॉपिक है, आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे। कंसेप्ट ऑफ ऑरिजिन के लिए हम लोग देखिए कि हम लोग के बॉडी में ऑरिजिन के लिए एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं जर्म लेयर। ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर के बेसिस पे एनिमल 2 टाइप के हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखो ट्राई का मीनिंग होता है 3, वाइल डाई का मीनिंग होता है 2। मतलब जिस एनिमल में, जिस ऑर्गेनिज्म में जर्म लेयर 2 होगा उसको कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें 3 होगा उसको कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। यदि हम लोग एग्जाम्पल की बात करें कि किस एनिमल में ऐसा है कि 2 जर्म लेयर है, तो इसका एक ही एग्जाम्पल है निडेरिया। जो निडेरिया है, निडेरियंस है, उसमें है
डिप्लोब्लास्टिक प्लेटी हेलमिन्थ से लेकर के कोऑर्डेट, बीच में जितने भी फाइलम आते हैं सब के सब फाइलम में 3 जर्म लेयर है। तो हम लोग देखते हैं मोस्ट ऑफ एनिमल में 3 जर्म लेयर है। तो हम लोग समझते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर का कंसेप्ट। एक्चुअली ये जर्म लेयर ओरिजिन हुआ कैसे है ये देखते हैं। तो आप लोग 10th क्लास पास आउट हैं, 10th में पढ़े होंगे एक टर्म फर्टिलाइजेशन। सिंपल समझते हैं हम लोग कि जब स्पर्म और ओवम, जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में फ्यूज करते हैं, स्पर्म एंड ओवम जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो कहेंगे फर्टिलाइजेशन हुआ है, निषेचन हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ है। फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन लेड टू डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, ये जाइगोट बना। जाइगोट होता है डिप्लॉइड स्टेज, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्पर्म भी हैप्लॉइड है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होगा सिंगल सेट में, ओवम भी हैप्लॉइड है। जब दोनों फ्यूज करेंगे फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। अब ये जो जाइगोट बना ये हम लोग का जाइगोट है। जाइगोट याद रखना है डिप्लॉइड तो है, जाइगोट डिप्लॉइड तो है, लेकिन स्टार्टिंग में ये होता है यूनिसेलुलर। ये है बाबू यूनिसेलुलर, मतलब इसमें सेल कितने होंगे, एक, सिंगल सेल होता है। अब इस सिंगल सेल में डिवीजन स्टार्ट होगा, एक सिंगल सेल जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। पहले सबसे पहले डिवीजन होगा माइटोसिस, तो 2 सेल से बनेगा 4 सेल। सिमिलरली ऐसे होते होते 4 के बाद 8 बनेंगे, 8 सेल स्टेज आएगा, 16 सेल स्टेज आएगा, 32 सेल स्टेज आएगा। हम लोग को 32 तक ही पढ़ना है। इसमें याद रखना है जब जाइगोट में डिवीजन हुआ तो डिवीजन के बाद जो सेल्स बना इसको हम लोग कहते हैं ब्लास्टोमियर। ये जो ब्लास्टोमियर है ये 2 सेल्ड ब्लास्टोमियर है, ये 4 सेल्ड ब्लास्टोमियर है, 8 सेल्ड, 16 सेल्ड एंड 32 सेल्ड। इसमें याद रखना है 2 ब्लास्टोमियर हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। 8 to 16 सेल्ड वाले ब्लास्टोमियर को हम लोग कहते हैं मोरूला। 8 से 16 कोशिका वाले जाइगोट को हम लोग कहे मोरूला, हिंदी में कहते हैं तूतक। 32 कोशिका वाले को हम लोग कहते हैं ब्लास्टुला। ये जो ब्लास्टुला जैसे बनेगा तब ब्लास्टुला जा करके ये इम्प्लांट कर जाएगा यूट्रस के वॉल से। ब्लास्टुला इम्प्लांट विद यूटेरिन वॉल, यूटेरिन वॉल जैसे इम्प्लांट करेगा तो हम लोग बोलेंगे प्रेगनेंसी हो गया। अब ये इम्प्लांटेशन के बाद हम लोग देखते हैं जैसे इम्प्लांट करेगा तो इम्प्लांट करने के बाद होगा क्या कि यूट्रस में जाकर के ब्लास्टुला इम्प्लांट कर गया। इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी होगा और जर्म लेयर बनेंगे। तो हम लोग देखते हैं ये जर्म लेयर बनता कैसे है। अभी तक हम लोग देखे थे ब्लास्टुला बना जिसमें 32 सेल स्टेज है। मान लेते ये ब्लास्टुला है जिसमें 32 सेल है। ये ब्लास्टुला के अंदर ये एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा। चलो बाबू हम लोग काउंट नहीं करते हैं, मान लेते हैं कि इसमें 32 सेल है। रैंडम बना लेते हैं इसमें। चलो मान लो ये 32 सेल वाला एक ब्लास्टुला है। ये जो ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला में 2 तरह के सेल्स है। आप लोग गौर से देखिएगा तो देखिएगा एक है इसमें लार्ज साइज का सेल और एक है इसमें स्मॉल साइज का सेल। ये जो लार्ज साइज वाले सेल है और स्मॉल साइज वाले सेल हैं, ये दोनों के दोनों सेल आगे चल करके अलग अलग ग्रुप बनाएंगे। तो हम लोग देखते हैं ये ब्लास्टुला है। ब्लास्टुला में जो छोटे सेल हैं ये बाहर में ग्रुप बना लेंगे, जबकि जो लार्जर साइज का सेल है वो अंदर में ग्रुप बना लिए। दोनों सेल अपना अपना ग्रुप बना लिए। याद रखना है ये जो बाहर में सेल का ग्रुप बना जो छोटा छोटा साइज में है इसको हम लोग कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। एक्चुअली में ट्रोफोब्लास्ट बोलना इसको अभी ठीक नहीं है। जो छोटे छोटे सेल हैं इसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोमियर्स। और जो बड़े साइज के सेल हैं इसको बोलेंगे मैक्रोमियर्स। मैक्रोमियर्स और मैक्रोमियर्स दोनों है। माइक्रोमिस होता है छोटा और मैक्रोमिस होता है बड़ा। तो ये जो माइक्रोमियर है,
माइक्रोमियर फर्दर अरेंज होकर के बनाएगा ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, जबकि ये जो मैक्रोमियर है बड़ा वाला, ये बना लेगा इनर सेल मास, ICM, इनर सेल मास। ये जो इनर सेल मास है ये जो ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला का जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास से ही बनेगा जर्म लेयर। हम लोग समझते हैं कि इनर सेल मास से जर्म लेयर बनता कैसे है, ये समझने का प्रयास करते हैं। चलो इसी में हम लोग देखते हैं। ये मान लो ये अभी हम लोग का एक ब्लास्टुला है, जिसमें एक देखिए छोटी छोटी सेल है ट्रोफोब्लास्ट, ये हो गया हम लोग का ट्रोफोब्लास्ट। अंदर में कुछ बड़े साइज की सेल हैं जिसको बोले इनर सेल मास। अब इनर सेल मास ड्यू टू हैवीनेस, ये हेवी होने के कारण ये ब्लास्टुला में एक साइड शिफ्ट करेगा। ये शिफ्ट क्यों करेगा? क्योंकि ये जैसे इम्प्लांट किया तो यूट्रस के वॉल से इसको मिल रहा है न्यूट्रिशन, एक न्यूट्रिशन मिलेगा। एक यूट्रस का जो वॉल होता है एंडोमेट्रियम, वो एक मिल्की सब्सटेंस सीक्रेट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूटेरिन मिल्क। बच्चे सब सोच रहे हैं अरे यार ये यूटेरिन मिल्क क्या होता है, यूट्रस के अंदर कैसा मिल्क। चलो एक्चुअली इसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन आप लोग को इमेजिन करना है कि यूट्रस के अंदर जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम है वो एक मिल्की सिक्रेशंस देता है जिसको हम लोग बोले यूटेरिन मिल्क। अब यूटेरिन मिल्क से इसको न्यूट्रिशन मिलने के कारण ये जो साइज है सेल का ये थोड़ा बड़ा होगा, और बड़ा होने के कारण इसमें हेवीनेस आएगी, और हेवीनेस के कारण इसमें एक टर्म होगा जिसको हम लोग बोलेंगे कॉम्पैक्शन। ड्यू टू कॉम्पैक्शन होने के कारण ये जो ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला का साइज बढ़ा, और ये ब्लास्टुला में जो स्मॉलर साइज के सेल है वो अपने ही जगह पर है, आउटर लेयर में अरेंज है जिसको हम लोग कहे ट्रोफोब्लास्ट। लेकिन ट्रोफोब्लास्ट के बाद जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास इस ब्लास्टुला के अंदर एक साइड में अरेंज हो गया। ये इनर सेल मास अरेंज हो गया और एक कैविटी बना, इम्पिटी स्पेस बना जिसको हम लोग बोले ब्लास्टोसील। ये जो ब्लास्टोसील बना, ब्लास्टोसील बनने के बाद अभी इसमें और कॉम्पैक्शन होगा, और कॉम्पैक्शन के बाद इनर सेल मास देखते हैं क्या होता है इनर सेल मास में। अभी आउटर लेयर वैसे ही है, ट्रोफोब्लास्ट एज इट इज है, जैसा था वैसा ही है। लेकिन जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास कॉम्पैक्शन होने के कारण ये और कॉम्पैक्ट हुआ, और ये नीचे में दो लेयर में अरेंज हो गया। एक नीचे में बड़े साइज का सेल है, एक ऊपर में छोटे साइज का सेल। जो बड़े साइज का सेल है इसको हम लोग बोले टॉल कॉलमनार सेल। एपी इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोब्लास्ट। जो नीचे में बड़े बड़े साइज के सेल कॉम्पैक्शन के कारण अरेंज हुए इसको बोले हाइपोब्लास्ट, और जो छोटे साइज के सेल है इनको बोले एपी ब्लास्ट। अब देखो हम लोग को समझ में क्या आया कि ब्लास्टुला में दो तरह के सेल थे, ब्लास्टुला में दो तरह के सेल थे, एक बड़े साइज का सेल है, एक छोटे साइज का सेल है। बड़े साइज के सेल को हम लोग बोले माइक्रोमियर, छोटे साइज के सेल को बोले माइक्रोमियर। ये दोनों अरेंज होकर के माइक्रोमियर बनाया ट्रोफोब्लास्ट, मैक्रोमियर बनाया ICM, इनर सेल मास। इनर सेल मास जर्म लेयर बनाता है। हम लोग समझते हैं कि इनर सेल मास जो है, इनर सेल मास को यूटेरिन मिल्क से न्यूट्रिशन मिला जिससे इसमें हुआ कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन के बाद ये एक साइड शिफ्ट हो गया जिससे एक इम्पिटी स्पेस बना ब्लास्टोसेल, और ये शिफ्ट होते होते इतना शिफ्ट हुआ कि दो लेयर में शिफ्ट हुआ। नीचे में एक बड़ा लेयर है जिसको बोले हाइपोब्लास्ट, बड़े सेल्स का लेयर है, और ऊपर में एक छोटी कोशिका का लेयर है जिसको बोले एपीब्लास्ट। ये जो हाइपोब्लास्ट है, ये एपीब्लास्ट, ये फर्दर देखते हैं क्या करेगा। तो ये अभी जस्ट देखे हैं यहाँ पे, ये है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट के नीचे एक बड़े साइज का सेल था जिसको हम लोग बोले हाइपोब्लास्ट, और एक छोटे साइज का सेल है जिसको बोले एपीब्लास्ट, और इम्पिटी स्पेस है जिसको बोले हम लोग ब्लास्टोसेल। इम्पिटी स्पेस को ब्लास्टोसेल। ये हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट। अब ये अपना अरेंजमेंट दिखाएगा, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट ये दोनों के दोनों अरेंज हो जाएगा दो लेयर में, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे एक लेयर बनेंगे, एक लेयर बनाया, ये सेकेंड लेयर बना, और ये थर्ड लेयर।
कितना लेयर बना, एक लेयर, दो लेयर और ये तीन लेयर। तो जो लेयर सबसे बाहर में बना इसको हम लोग बोले एक्टोडर्म, इसको बोले मीजोडर्म जो बीच में बना है, और जो लेयर सबसे अंदर में बना इसको बोले एंडोडर्म। तो बच्चों समझ में आया कि नहीं, ये जर्म लेयर है क्या। ऑरिजिन का कंसेप्ट ये जो बना, सबसे पहले देखो निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट में डिवीजन हुआ, डिवीजन के बाद एक ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला में दो तरह के सेल बने, एक ट्रोफोब्लास्ट, एक इनर सेल मास। इनर सेल मास फर्दर डिफरेंशिएट करके बनाया हाइपोब्लास्ट और एफीब्लास्ट। ये हाइपोब्लास्ट और एफीब्लास्ट फर्दर डिफरेंशिएट करके ये बनाया स्ट्रक्चर एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इसी को तो हम लोग को कहे जर्म लेयर। ये बना गया बाबू जर्म लेयर। ये जर्म लेयर जो बना, ये जर्म लेयर ही रिस्पॉन्सिबल है टू फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेन और टिश्यू। हम लोग की बॉडी में जितने भी ऑर्गेन और टिश्यू का निर्माण हुआ होगा ये इसी जर्म लेयर से हुआ होगा। तो चलो बच्चों, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।